हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जून 2024 का BECS 184 सब्जेक्ट का सेक्शन ए डिस्कस किया था। अब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई विल ट्राई टू मेक इट क्विक सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू मच ऑफ द कंटेंट, राइट। सो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो डाटा क्या होता है? डाटा फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक होते हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं एनालिसिस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। रिसर्च में डाटा जो है वो फाउंडेशन की तरह सर्व करता है किस चीज़ के लिए? कंक्लूजन निकालने में, हाइपोथेसिस टेस्ट करने में और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। डाटा जो है वो प्राइमरी प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इस वीडियो में। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होते हैं जो रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है पर्टिकुलर स्टडी के लिए। ठीक है, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं और हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल होते हैं पब्लिकली। प्राइमरी डाटा का सोर्स होता है सर्वेस, इंटरव्यू, फील्ड वर्क। सेकेंडरी डाटा का सोर्स होता है बुक, रिपोर्ट, साइंसेस वेबसाइट। ठीक है, प्राइमरी डाटा की एक्यूरेसी हाई होती है अगर हम उसे सही से कलेक्ट करें तो। सेकेंडरी डाटा की एक्यूरेसी कम होती है और क्योंकि वो आउटडेटेड भी हो सकते हैं, राइट। और प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा इकोनॉमिकल और फास्टर होता है। तो जो कंट्रोल होता है वो हमारा प्राइमरी डाटा के ऊपर नहीं, फुल कंट्रोल होता है क्योंकि वो हमने खुद से कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डाटा में हमारा हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो कैसे कलेक्ट किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं प्राइमरी डाटा का कि रिसर्चर कंडक्ट कर रहा है एक इंटरव्यू फार्मर्स के साथ, ये पता लगाने के लिए कि उनकी क्रॉप की उपज कितनी अच्छी हुई है, कितनी बुरी। सेकेंडरी डाटा हो सकता है कि जो रिसर्चर है वो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का डाटा यूज़ करे किस चीज़ के लिए? रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग फील्ड वर्क के? फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पर्पस करें, पर्पस निकालें कि डाटा कलेक्शन का पर्पस क्या है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम डिसाइड करें कि हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। देन थर्ड, हम पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करें। फोर्थ, हम जो है टूल को डेवलप करें और टेस्टिंग शुरू करें। फिफ्थ जो होता है वो होता है रिक्रूट एंड ट्रेन इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी डाटा कंसिस्टेंट हो और रिलायबल हो। फील्ड डाटा कलेक्शन इसका सिक्स स्टेप है। सेवेंथ स्टेप है डाटा रिकॉर्डिंग एंड वेरिफिकेशन। एंड एट्थ स्टेप है सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। इसका कंक्लूजन है कि जो सोर्स ऑफ डाटा है उसको समझना और फील्ड वर्क को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना रिसर्च की सक्सेस के लिए एसेंशियल होते हैं। जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल होता है और हमारा उस पर कंट्रोल होता है। सेकेंडरी डाटा जो है वो हमारी टाइम सेव करता है और कॉस्ट भी सेव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कलेक्ट डाटा समवन क्वेश्चन मॉल विजिटर, आइडेंटिफाई दिस टेक्निक एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। अगर कोई जो पर्सन है वो मॉल विजिटर्स को क्वेश्चन कर रहा है तो उसको इंटरव्यू का एक तो ये टाइप हो गया, और इंटरव्यू में भी कौन सा वाला टाइप हो गया ये? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये जो डाटा कलेक्शन है वो पब्लिक स्पेस में हो रहा है और ये एग्जांपल है मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू का, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एग्जांपल है, राइट। मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू होता है जब हम फेस टू फेस सर्वे करते हैं, जहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो मॉल में जो शॉपिंग करने आते हैं उनको अप्रोच करता है उनके प्रेफरेंस, बिहेवियर और फीडबैक के लिए। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर आता है क्योंकि ये पार्टिसिपेंट की अवेलेबिलिटी और विलिंगनेस पे डिपेंड करता है और इसमें कोई रैंडम नहीं होती, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता। तो ये हो सकता है कि हम सारे ग्रुप्स को कवर ना कर पा रहे हो पॉपुलेशन के। तो ये मोस्टली उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। ये शॉर्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड होते हैं और इंटरव्यूज़ जो है वो अपने फ़ोन या फिर प्रिंटेड क्वेश्चनेयर्स का यूज़ करता है क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो डाटा है वो जल्दी कलेक्ट होता है ताकि टाइम हमारा बचे। इस टेक्निक के क्या-क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्विक मेथड है और ईज़ी टू अप्रोच है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें हमारा कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, रिसोर्सेज़ नहीं लग रहे। ये कस्टमर रिसर्च के लिए भी आइडियल है। यहाँ पे फेस टू फेस हो रहे हैं तो फिर इंटरव्यू जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं डाउट्स को, और एक अगर आप देखें तो वो जेस्चर्स को भी समझ सकते हैं।
इमीडिएट रिएक्शंस ये कैप्चर करता है रियल टाइम रिस्पॉन्सेज को, ठीक है। इसके लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं कि जो सैंपल है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है जनरल पॉपुलेशन का। और सेकंड लिमिटेशन हो सकता है कि ये मॉल्स जो हैं वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ में होते हैं, रूरल एरियाज़ में भी होते हैं, बट अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं और उसमें यंगर पॉपुलेशन आती है या फिर हाई इनकम ग्रुप्स के पीपल आते हैं। तो ये पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये टाइम कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो मना भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और आंसर जल्दी भी दे सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी हो, राइट। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, मॉडल इंटरसेप्ट इंटरव्यू जो होता है वो प्रैक्टिकल मेथड होते हैं, क्विक कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और मार्केटिंग रिसर्च में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कन्वीनियंस तो ऑफर करते हैं बट लेकिन उसको इंटरप्रेट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है सही से, ताकि हम लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सैम्पलिंग बायस को शिकार ना हो, ठीक है। तो केस स्टडी क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। केस स्टडी होता है एक रिसर्च मेथड जिसमें हम डिटेल्ड इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप की। ये कॉमनली यूज होता है किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। और ये यूज़फुल है किस चीज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स इश्यूज विद इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। कॉम्प्लेक्स इश्यूज मतलब जैसे हम इसमें केस स्टडीज़ में एक पर्सन का इन्वायरमेंट भी देखते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि वो कैसा है और हमें आइडिया मिलता है कि अगर कोई पर्सन इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो वो इस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा। ये केस स्टडी से हमें पता लगता है। ये सिंगल केस पे फोकस करते हैं या फिर स्मॉल नंबर ऑफ केस पे फोकस करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा होते हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस बिहेवियर और फेनोमेना को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि कोई चीज़ क्यों और कैसे हो रही है, राइट। इसका एग्जांपल है a case study on rural school could explore its teaching practice, community involvement and student outcomes using interviews and classroom observations, right। तो पार्टिसिपेंट रिसर्च क्या होता है, वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है जहाँ पे रिसर्च और पार्टिसिपेंट वर्क करते हैं एक साथ हर स्टेज में, ठीक है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने से लेके एनालाइज करने तक डाटा को, राइट। ये डेवलपमेंटल स्टडीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है और कम्युनिटी रिसर्च में भी यूज़ होता है। इसके की डिफरेंस क्या क्या है केस स्टडी और पार्टिसिपेंट्री रिसर्च के, कि जो केस स्टडी है वो ऑब्जर्वर और एनालिस्ट का रोल प्ले करता है रिसर्चर, जबकि पार्टिसिपेंट रिसर्च में कोऑपरेट पार्टिसिपेंट और फैसिलिटेटर का रिसर्च रोल प्ले करता है, राइट। केस स्टडी में पर्पस क्या होता है, किसी एक केस को डीप में समझना। पार्टिसिपेंट्री रिसर्च का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स को एम्पावर करना रिसर्च के थ्रू। मेथोडोलॉजी होती है, इसमें डाटा जो है वो कलेक्ट और इंटरप्रेट किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा। इसमें जो डाटा होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च में वो रिसर्चर शेयर करता है और कम्युनिटी भी शेयर करती है। केस स्टडी जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है वो फ्लेक्सिबल और पार्टिसिपेंट लेड होती है। इसका एग्जांपल है कि केस स्टडी माइट डिस्क्राइब द चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। केस स्टडी हमें बता सकती है कि वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या क्या चैलेंज फेस किए, जबकि पार्टिसिपेंट रिसर्च जो है वो वुमेन को खुद इंगेज करेगी, मतलब वुमेन्स की खुद हेल्प लेगी इशू को आइडेंटिफाई करने में और उन्हीं के साथ साथ सॉल्यूशंस भी डेवलप करेगी वो, राइट। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जो पार्टिसिपेटरी और केस स्टडी है वो वैल्यूएबल क्वालिटेटिव मेथड होते हैं रिसर्च के। इनका जो की डिफरेंस है वो इन्वॉल्वमेंट में होता है कि जबकि केस स्टडी में रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों की रिसर्च में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसमें, पार्टिसिपेटरी रिसर्च में। तो चॉइस ऑफ डिपेंड ऑन द गोल, एनालिसिस वर्सेस एक्शन। केस स्टडी में हम एनालिसिस करते हैं जबकि पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम एक्शन लेते हैं, राइट। तो आप कुछ कीवर्ड्स इसमें से याद रख सकते हैं, जैसे कि एनालिसिस वर्सेस एक्शन, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये सब आपको लिखने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 8 है नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो होते हैं जो कि सैम्पलिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होते, जबकि ये एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं क्योंकि जो सैंपल है उसने सही से पार्टिसिपेट ना किया हो या फिर जो रिसर्चर है उसने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो। दे ऑफन पॉज ग्रेट थ्रेट टू डाटा क्वालिटी एंड देन सैम्पलिंग एरर्स। इससे हमारी डाटा की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं
वो कॉज किए जाते हैं फैक्टर्स से, जैसे कि डाटा कलेक्शन मिस्टेक, रिकॉर्डिंग मिस्टेक, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ये एरर्स जो है वो सिस्टमैटिक और रैंडम होते हैं और इससे हम बायस्ड या फिर मिसलीडिंग कंक्लूजन्स को पे जा सकते हैं। इसके मेजर सोर्सेज क्या होते हैं? मेजरमेंट एरर, इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर या फिर अनक्लियर मेजरमेंट टूल्स हम यूज़ कर लेते हैं, उनकी वजह से ये एरर्स होते हैं। रिस्पॉन्स एरर में क्या होता है कि जब रिस्पोंडेंट प्रोवाइड गलत या फिर झूठे आंसर्स प्रोवाइड कर दे तब ये एरर अकर हो सकता है। नॉन रिस्पॉन्स एरर में कि पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड ही ना करे। प्रोसेसिंग एरर में हम डाटा एंट्री, कोडिंग या एनालिसिस में कोई गलती कर दें। इंस्ट्रूमेंट एरर में फॉल्टी सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएँ या फिर इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की जाए। राइट। कंक्लूजन क्या है? नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो सिग्निफिकेंटली रिसर्च फाइंडिंग्स को बिगाड़ सकते हैं और वो हार्डर टू डिटेक्ट होते हैं। इफेक्टिव क्वेश्चनेयर डिज़ाइन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्री टेस्टिंग एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आर एसेंशियल टू मिनिमाइज दीज एरर। इन टेक्निक्स के थ्रू हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बेटर क्यों है? क्या हम एग्री करते हैं और हमें जस्टिफाई करना है अपना आंसर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, एसडी एंड सीवी, वो दोनों ही डिस्पर्जन के मेजर हैं, जो हमें बताते हैं कि जो डाटा की वैल्यू है वो मीन से कितनी डिफरेंट है। ठीक है, मीन से कितनी आगे पीछे है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट वेरिएशन होता है और सीवी जो है वो रिलेटिव मेजर होता है, जिसमें हम डिफरेंट स्केल या फिर डिफरेंट यूनिट के डाटा सेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज डेविएशन होता है वैल्यूज़ का मीन से। ये इसमें सेम यूनिट होती है डाटा की, और जिस डाटा की सेम यूनिट और स्केल है उसमें कंपैरिजन में हेल्प करता है ये। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है और यूनिट फ्री होता है। इसका एक बेटर ये इसलिए है क्योंकि हम कंपैरिजन कर सकते हैं वेरिएबल्स में जिनके स्केल्स डिफरेंट हैं। ये हमें बताता है कि कितनी वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू द मीन। सीवी बेटर क्यों है? इसमें हम रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट। और ये स्केलेबिलिटी भी ज़्यादा है इसकी। एसजी जो है वो ये नहीं बताता कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में जब हम कंपेयर करते हैं तो बट लेकिन सीवी जो है वो एडजस्ट कर लेता है स्केल के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि वो यूनिट फ्री होता है तो वो कंपैरिजन कर सकता है विद इन डिफरेंट स्केल। इंटरप्रेटेबिलिटी, सीवी जो है वो इंडिकेट करता है कि कितना स्टेबल या कंसिस्टेंट है डाटा सेट। एग्जाम्पल दे रखा है किसी डाटा सेट का मीन 100 है एंड 50 है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों डाटा सेट के लिए सेम है, पर सीवी हमें बता रहा है कि कौन सा डाटा सेट ज़्यादा वेरिएबल है मीन से। सीवी की क्या क्या लिमिटेशन होती है? मीन जब ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो के पास हो तो ये यूज़फुल नहीं रहता है, और अगर मीन में स्मॉल चेंजेस हैं तो वो सेंसिटिव होता है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। कंक्लूजन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है जब हम रिलेटिव वेरिएबिलिटी को मेजर कर रहे हैं डिफरेंट स्केल्स और यूनिट के साथ। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्मॉल या फिर ज़ीरो मीन हो तो वहाँ पे सीवी जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम क्या होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हिस्टोग्राम के साथ। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे डाटा सेट कंटिन्यूस होता है। इसमें एडजेसेंट बार्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी बताते हैं वैल्यू की विद इन सर्टेन इंटरवल्स। जब डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें ये आइडियल माना जाता है। हिस्टोग्राम के क्या क्या फीचर्स हैं? डाटा जो है वो क्लास इंटरवल्स में ग्रुप रहता है। हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। बार्स जो हैं वो जॉइंट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि डाटा का नीचे कंटिन्यूस है। एक्स एक्सिस जो है वो क्लास इंटरवल बताता है और वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसीज बताता है। एग्जांपल ले सकते हैं हम ये, तो इसमें जो हिस्टोग्राम है वो 4 बार दिखाएगा
इसमें सारे इंटरवल्स और हाइट्स इक्वल होंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए हाइट जो है वो इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक लाइन ग्राफ होता है जो कि मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता है टॉप ऑफ हिस्टोग्राम के। तो इसमें एक्स एक्सिस पे हम मिड पॉइंट मार्क करते हैं, वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं। ये इन पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम बता रहे हैं। कंपैरिजन में हेल्प करता है। ईजियर टू ओवरले मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम ग्राफ फॉर कंपैरिजन। इसमें हम बहुत सारे ग्राफ को सेम ग्राफ पे कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। ये क्लियरर पिक्चर दे देता है कि ट्रेंड या फिर शेप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की। स्पेस एफिशिएंट होता है कि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लगता और बार्स की ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करता है ये। और इसमें विजुअलाइजेशन है जो है वो ईजी होती है। जबकि हिस्टोग्राम जो है एक्सीलेंट होते हैं विजुअलाइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ऑफर एडवांटेजेस इन टर्म ऑफ कंपैरिजन, स्मूथनेस एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो अगर हमें डिटेल पैटर्न एनालिसिस चाहिए या फिर हमें मल्टीपल डाटा सेट्स को कंपेयर करना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो हिस्टोग्राम ऐसा होता है, ये एक इमेज है जो कि हमने उससे बनाई है, तो इस वजह से इसमें हमें गैप दिख रहा है। जब हम हाथ से बनाएंगे तो इसमें कोई गैप नहीं होगा। और इसमें एक्स एक्सिस पे मार्क्स हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं? क्लास के मिड पॉइंट्स होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये हम हिस्टोग्राम के ऊपर भी बना सकते हैं और सेपरेटली भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहेंगे तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया, 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 राइट। तो इन सबको ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया इस वाले हिस्टोग्राम का। तो इसको हम हिस्टोग्राम के ऊपर बना सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, राइट। तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, इसको बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें आपको 6 या 7 दिए हुए हैं, उसमें से आपको कोई 3 करने हैं। हम सारे समझेंगे, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? वो एक फिलोसफी की ब्रांच है जो कि हमें बताता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है। हम इसमें देखते हैं कि नॉलेज हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज कैसे मिलती है हमें और हमें कैसे पता है जो हमें पता है। इन रिसर्च में डिफाइन करता है बेसिस ऑफ नोइंग, दैट इज़ वेदर नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, रीज़न और सोशल कंस्ट्रक्शन। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी को, कैसे कि वो बताता है कि हमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड्स चूज़ करने हैं रिसर्च के लिए। ये सेंट्रल होता है रिसर्च क्वेश्चन को बनाने के लिए, राइट। इसका कंक्लूजन है एपिस्टेमोलॉजी जो है वो शेप करता है कि रिसर्चर कैसे समझ रहे हैं, कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे नॉलेज को वैलिडेट कर रहे हैं। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर में क्या होता है कि जब सैम्पल जो है वो परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है एंटर पॉपुलेशन को। ये क्यों होता है? क्योंकि हम रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं सैम्पल का, या फिर हम इनहेरेंट इन एनी सैम्पल बेस्ड स्टडी, और ये किसी भी सैम्पल बेस्ड स्टडी में हो सकता है। इसका एग्जांपल है कि अगर हम एक सर्वे कर रहे हैं 100 पीपल पे, 1000 लोगों की जगह, तो यहाँ पे चांस है कि रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो एक्यूरेट पॉपुलेशन वैल्यू से। इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? हम सैम्पल साइज़ को बढ़ा सकते हैं और प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। सैम्पलिंग एरर जो है वो नेचुरल है लेकिन मैनेजेबल है। ये इंपॉर्टेंट होता है कंसीडर करना जब हम जनरलाइज करें रिजल्ट के लिए। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है जो कि कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, प्रेडिक्शंस बनाने में हेल्प करती है। कैसे? डाटा से, राइट। ये इंक्लूड करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, टी टेस्ट, chi-square, एनोवा को। ये डिफरेंट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ वो सिर्फ डाटा को समराइज करते हैं, और ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी भी होती है और हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि पैटर्न्स जो हैं वो सैंपल में वो कहाँ-कहाँ ब्रॉडर पॉपुलेशन पे अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। ये रिसर्चर को जनरलाइज करने में हेल्प करती है और डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि हम रॉ डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीनिंगफुल कैटेगरी में बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हेल्प करता है सिंप्लीफाई करने में कॉम्प्लेक्स डाटा को, और ईजियर होता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। डाटा को हम 4 उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं: एट्रीब्यूट्स, फ्रीक्वेंसी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हम जेंडर, कास्ट वगैरह एट्रीब्यूट्स में आएंगे। फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20। क्रोनोलॉजिकल मतलब ईयर वाइज। जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन में हम रीजन वाइज डाटा को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो डाटा को मोर ऑर्गेनाइज्ड, कंपेरेबल और एनालाइजेबल बनाता है। आउटलायर क्या होते हैं? आउटलायर जो है वो वैल्यू होती है डाटा सेट में जो कि और वैल्यू से सिग्निफिकेंटली हायर या लोअर होती है। ये मेजरमेंट एरर, अगर हम किसी डाटा को गलत एंटर करते तब भी हमारे डाटा में कोई आउटलायर आ सकता है। आउटलायर जो है वो मीन को डिस्टॉर्ट कर देता है, वेरिएबिलिटी को बढ़ा देता है और अदर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को भी अफेक्ट करता है। आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स इज क्रूशियल ड्यूरिंग डाटा क्लीनिंग। आउटलायर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 लाख की सैलरी में अगर 20,000 की वैल्यू आए, मतलब 20,000 वाले वैल्यूज़ में 2 लाख अगर आपके डाटा सेट में हो तो ये आउटलायर हो सकता है। आउटलायर्स जो है वो एरर्स बताते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो इनको केयरफुली एग्जाम करना ज़रूरी होता है। लास्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि मेजर नहीं की जा सकती न्यूमेरिकली, पर लेकिन कैटेगराइज की जा सकती हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कैटेगरियल डाटा एनालिसिस में यूज़ होते हैं, स्पेशली जब सोशियोलॉजी और बिहेवियरल लेवल पे। ये ऑफन एनालाइज किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल्स के द्वारा, क्रॉस टेबुलेशन के द्वारा या फिर chi-square टेस्ट के द्वारा। एट्रीब्यूट्स जो है वो हेल्प करते हैं क्लासिफाई या फिर एनालाइज करने में नॉन न्यूमेरिक डाटा को, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर स्टडिंग ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं एनालाइज करने में न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिक डाटा को, राइट। तो ये आज की वीडियो के लिए, इसी के साथ आपका BECS 184 की सारी वीडियोस कंप्लीट होती हैं। आई होप जो ये कंटेंट है ये आपको हेल्प करे। ये सब PYQ पे बेस्ड है और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और अगर इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।